आज हम मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी पढ़ेंगे। बड़े घर की बेटी नाम क्यों है? कौन है बड़े घर की बेटी? ये हमें कहानी में पता चलेगा। बड़े घर का अर्थ होता है बड़े घर, धन धान्य से संपन्न घर से आई लड़की या संस्कारों में बड़े घर की। तो यहाँ देखते हैं किस प्रकार से वो बड़े घर की बेटी कहलाती है। पात्र परिचय करते हैं हम लोग। और पात्र परिचय में सबसे पहले बेनी माधव सिंह आएंगे। ये इन्हीं की कहानी है। ये गौरीपुर गांव के जमींदार थे और जमींदारी इनके पितामह के समय से चली आ रही थी। इनके दादाजी के पास बहुत जमीन था और वहीं से जमींदारी पुश्त दर पुश्त चली आ रही है। उनके पास बहुत पैसे थे, धन धान्य था, से संपन्न थे और इसलिए उन्होंने गांव के लोगों के लिए मंदिर बना दिया था, तालाब बना दिया था। जो जमींदार लोग होते थे ना, वो गांव के लोगों की सेवा करने के लिए कुछ किया करते थे। तो वो उन्हीं के कीर्ति स्तंभ माने गए। कीर्ति मतलब यश, लोग उन्हीं को यश देते थे कि उन्हीं का बनाया हुआ है। और बेनी माधव सिंह के दो बेटे थे, है ना। पहला है श्रीकंठ सिंह, दुबला पतला है, एकदम निर्बल है। इन्होंने बस बीए की डिग्री के लिए बिल्कुल नेत्र प्रिय गुण किसे कहते हैं बच्चों? जो भी हमें पसंद हो, जैसे खाना पीना, आराम करना, इन सब को इन्होंने न्योछावर कर दिया था, त्याग कर दिया था। किस पर? बीए की डिग्री पाने के लिए, ताकि मेहनत करें और मुझे ऐशो आराम बाद में करना है जब नौकरी मिलेगी। और वो पा भी लिए, लेकिन इसकी वजह से शरीर दुबला और चेहरा कांतिहीन। कांति मतलब चमक, चमक नहीं थी चेहरे पर, है ना। दुबला पतला चेहरा हो गया था। लेकिन अब वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, है ना। और इनका एक और स्वभाव है, इन्होंने अंग्रेजी डिग्री तो प्राप्त कर ली, लेकिन ये हमेशा अपनी भारतीय सभ्यता को बहुत मानते थे। कहा गया है कहानी में कि ये एकमात्र उपासक थे सम्मिलित कुटुंब के। किसी को भी गांव में परिवार से अलग होने देना इन्हें पसंद नहीं था। कोई किसी के घर में झगड़ा हो, पहुंच जाते थे और उनका झगड़ा निपटा करके घर से उन्हें अलग नहीं होने देते थे। इसलिए घर की स्त्रियां इनसे चिढ़ने भी लगी थी कि बहुत मुश्किल से हम अलग होना चाह रहे थे और श्रीकंठ सिंह हमें नहीं होने दे रहे हैं। लेकिन इनके छोटे भाई की अब बात करते हैं। छोटा भाई बिल्कुल इनके विपरीत था। मोटा था, तगड़ा था, रोज सुबह सुबह 2 सेर भैंस का दूध पी जाया करता था। उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था, वो पहलवानी करता था, है ना। वो अनपढ़ था। और एक और पात्र है जो बड़े घर की बेटी होगी, वो है श्रीकंठ सिंह की पत्नी आनंदी। उसका नाम है आनंदी। आनंदी पढ़ी लिखे घर से आई है, बहुत बड़े घर से आई है। और उसका विचार श्रीकंठ सिंह के विचार से थोड़ा अलग है। मैंने अभी बताया कि श्रीकंठ सिंह को था कि सब मिलजुल कर रहे, कोई परिवार से अलग ना हो, है ना। वो भारतीय संस्कृति को बहुत मानते थे, इसलिए वो रामलीला में भी भाग लिया करते थे। वहीं उनकी पत्नी का विचार उनसे थोड़ा अलग था। आनंदी का कहना था, अगर एक ही घर में रहकर रोज रोज झगड़ा हो, कलह हो, तो अलग होकर अपनी खिचड़ी पकाने में ही होशियारी है ना। एक ही घर में रहकर रिश्तों को खराब करने से अच्छा है अलग हो जाएं, है ना। तो ये मानना था आनंदी का। तो चलिए अब कहानी में शुरू करते हैं। ये तो भूमिका थी। अब आनंदी के मायके के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। आनंदी के घर की थोड़ी बात करते हैं कि वो कैसी घर की लड़की है। ये है आनंदी। और आनंदी बड़े उच्च कुल की लड़की है। उच्च यहाँ अच्छे घर, बड़े घर के लिए भी, क्योंकि इसकी जो पिता हैं उनका नाम है भूप सिंह। यह है भूप सिंह। भूप सिंह बेनी माधव सिंह से भी बहुत बड़े जमींदार को
तालुकेदार कहते हैं, एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार। उनका क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा था, है ना, और उनके पास विशाल भवन, है ना, बड़ा सा घर था। उस जमाने में एक हाथी था, 3 कुत्ते, झाड़फानुस, शैंडिलियर को झाड़फानुस कहते हैं। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट ये क्या होता है? उस समय में कुछ जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, उनको ऑनर के रूप में जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उन लोगों ने जमींदारों को दे रखा था कि सारे केस हम लोग कचहरी में नहीं संभाल सकते, तो वो लोग, जमींदार को इतना हक था कि छोटे मोटे झगड़े गांव के वो ही सुलझा लेते थे। तो भूप सिंह को ये भी प्राप्त था और बहुत मान सम्मान उनका था। इनको 4 बेटी थी। लेखक ने कहा है कि 4 बेटी में आनंदी सबसे छोटी बेटी है और वो बहुत सुंदर है, रूपवती भी है, गुणवती भी है। गुण ही गुण है, अच्छे गुण है वो उसमें, है ना। और उस समय जब बेटियां होती थी ना बच्चों, तो उस जमाने में पिता दुखी हो जाते थे क्योंकि दहेज देते देते पिता की कमर टूट जाती थी। कमर टूटना मतलब वो गरीब जैसे हो जाते थे। दहेज प्रथा बहुत ज्यादा थी उस समय। तो भूप सिंह अपनी औकात से तीनों बेटी की शादी ऋण ले लेकर किए, है ना। लेकिन अब वो धर्म संकट में पड़े थे भूप सिंह, कि कैसे, चिंता में है कि कैसे एक अच्छा लड़का मिल जाए और आनंदी की शादी भी, मुझे ऋण भी ना लेना पड़े और उसकी शादी एक अच्छे घर में हो जाए। इस बात की उनको चिंता थी। एक दिन क्या हुआ, श्रीकंठ सिंह वहां चंदा मांगने आए। चंदा, अभी भी हमने बताया था ना कि उनको रामलीला करने में, इन सब चीजों को करने में बड़ा मजा आता था। तो इनके लिए पैसे चाहिए, तो वो लोग डोनेशन अगल बगल के ये से जो पैसे लेते हैं ना, घर से, गांव से, उसे चंदा कहते हैं। तो वो चंदा लेने आए। वो उनको नहीं पहचानते थे। भूप सिंह ने उनसे बातचीत की। लगा लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी करता है, दहेज भी नहीं लगेगा। उनको श्रीकंठ सिंह बहुत अच्छे लगे और उन्होंने आनंदी का विवाह श्रीकंठ सिंह से कर दिया। तो हमने आनंदी का भी घर देखा कैसा है, ये बड़े घर की है ना। अब हम लोग चलते हैं, बेनी माधव सिंह के भी घर के बारे में हम समझे। अब आगे कहानी बढ़ता है। आनंदी शादी करके अपने ससुराल आई तो उसने देखा यहाँ तो बिल्कुल विपरीत हालत है। ना ही छोटी सी खिड़की, ऊपर खिड़की के नाम पर कुछ भी नहीं, न फर्श के नाम पर कुछ भी नहीं, न दीवार पर तस्वीरें। ये बड़ा सीधा साधा एक गृहस्थ का मकान था, है ना। देहाती मकान जिसे कहो, देहात का घर होता है ना। कोई ऐशो आराम की चीज वहां नहीं है, कोई भौतिक सुख उसे, जिसकी आदत थी, जिस टीम टाम की, मतलब जिस दिखावे की उसे आदत थी, यहाँ कुछ भी नहीं। साथ में उसने जो स्लीपर लाया, रेशमी स्लीपर, कुछ भी फैंसी जो भी लेकर आई थी, यहाँ बगीचा ही नहीं था जो टहले वो। लेकिन आनंदी ने बहुत जल्द अपने आप को इस घर में ढाल लिया, क्योंकि वो बड़े घर की बेटी है। उसे बिल्कुल शिकायत करना अच्छा नहीं लगता। उसने समझ लिया कि यही मेरा घर है और उसने किसी से कभी कोई शिकायत नहीं की। एक दिन की बात है कि वो खाना बनाकर और इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही थी लाल बिहारी का, क्योंकि श्रीकंठ सिंह सोमवार से शुक्रवार तक नौकरी के लिए जाया करते थे। वो केवल शनिवार रविवार घर आते थे। तो लाल बिहारी सिंह का की प्रतीक्षा कर रही थी खाना बनाकर। लाल बिहारी सिंह आया और बोला भाभी से, भाभी, भाभी नहीं, भावज को बोला, भाभी मैं 2 चिड़िया लाया हूं, मेरे लिए बना दो। आनंदी ने पूरा खाना बना लिया था, लेकिन एक बार भी उसने कोई शिकन नहीं चेहरे पर दिखाई। बोलती है कि ठीक है, मैं बना देती हूँ, और सोचा कि लाल बिहारी खुश हो जाएगा, अच्छे से खाना बनाती हूँ। उसने क्या किया,
थोड़ा सा घी था, पाव भर मतलब 250 ग्राम। क्योंकि वो बड़े घर से आई है इसलिए उसे कम में काम, किफायत मतलब बचत करके काम करने की आदत नहीं थी उसका। बस उसकी भावना बुरी नहीं थी, लेकिन उसे बचत करने की आदत नहीं थी। उसने क्या किया, सोचा कि बहुत अच्छे से मांस बनाऊंगी तो लाल बिहारी को अच्छा लगेगा। उसने पूरा घी मांस में डाल दिया और बहुत अच्छे से खाना बनाई। इधर लाल बिहारी को बहुत भूख लगी थी, उसको लग रहा था जैसे कब खाना मिलेगा। कहते हैं ना, क्षुधा से बावला मनुष्य बहुत सूखी लकड़ी के समान होता है। जैसे सूखी लकड़ी थोड़ी सी बात पे जल जाती है, वैसे ही क्षुधा मतलब भूख, भूख से वो पागल हुआ था, उसको गुस्सा आ रहा था, है ना। इतने में वो खाना लेकर आती है और वो खाने बैठ जाता है। उसे खाना बनाकर दिया, वो खाने बैठा तो वो देखता है खाने में कि दाल में घी नहीं है। उसे भूख बहुत जोर की लगी थी, तो उसको गुस्सा आ गया और उसने कहा, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा, दाल में घी क्यों नहीं डाला। देखो, अपने से बड़ी भाभी से ऐसे जोर से बात कर रहा है वो, है ना। तो आनंदी क्योंकि बड़ी घर की है, उसने उस बात का उतना बुरा नहीं माना और बस हल्के से कहा कि सब घी मैंने तो मांस में डाल दिया। तो लाल बिहारी बोला, अभी तो परसों लेकर आया था, इतनी जल्दी घी खत्म हो गया। तो आनंदी ने कहा, आज तो कुछ पाव भर रहा होगा, सब मैंने मांस में डाल दिया। बस उसको गुस्सा आया और वो क्या करता है, बोलता है कि ऐसा बोलती हैं जैसे मायके में तो घी की नदी बहती हो। तो बच्चों, स्त्रियां सब कुछ सह लेती हैं, पर अपने मायके, माता पिता के घर के बारे में कुछ भी नहीं सुन पाती। और वो भी एक छोटे से, उससे छोटा इंसान ऐसी बातें कर रहा है। तो उसे गुस्सा आ गया और उसने कह दिया, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी तो नित्य नाई का हार खा जाते हैं। क्या मतलब है हाथी मरा भी तो 9 लाख का? इसका मतलब है कि जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं, उनको अगर लॉस होता भी है, उनका अगर घाटा होता भी है, फिर भी वो इतने ज्यादा परेशानी में नहीं आते हैं। वो अपनी परेशानियों को बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना। हाथी मरा भी तो मतलब कि हमारे यहाँ अगर घाटा होता भी है तब भी इतना तो नाई कार खा जाते हैं, हमारे यहाँ नौकर चाकर इतना खा जाते हैं। आप इतने घी के लिए इतना हंगामा कर रहे हैं, ये इसका अर्थ था। लाल बिहारी को गुस्सा आ गया कि ये तो अपने मायके के साइड से इतना कुछ बोल गई। बस उसको, उसने कहा, जी करता है कि तुम्हारा जीभ खींच लूं। अपनी बड़ी भाभी से, ये कैसे घर का है, इसकी सोच कैसी है। हमारी भाषा, हमारे विचार, हमारे शब्द जो है बताते हैं कि कैसे संस्कार हमें मिले हैं। तो उसने कहा अपने बड़ी भाभी से कि जी चाहता है कि मैं आपका जीभ खींच लूं। बस आनंदी को भी गुस्सा आ गया, बोली कि आज जो अगर वे होते, वे किसके लिए, श्रीकंठ सिंह के बारे में, तो इस बात का मजा चखा देते, इनको सिखा देते कि कैसे बात की जाती है। बस उसको गुस्सा आ गया, उससे रहा नहीं गया और उसने खड़ाऊं, जो ये वुडन स्लीपर देखा होगा, आजकल पुजारी लोग पहनते हैं, पहले गांव में सभी पहनते थे, ये वुडन स्लीपर उठाया और इसको उठाकर अपनी भाभी की तरफ मारा। इसने उंगली से रोक लिया, नहीं तो सिर फट जाता, है ना। इसे खड़ाऊं कहते हैं। वुडन स्लीपर एग्जाम में मत लिखना, इसे कहते हैं खड़ाऊं, है ना। तो इससे वो मारा। अब बताओ, और कहता है कि जिसके गुमान में फुली हो उसे भी देख लूंगा और तुम्हें भी। इंसान क्रोध में अपना आपा खो बैठता है, वही इसके साथ भी हुआ, है ना। अपने रोते रोते अपने कमरे में आई और 2 दिन तक को भवन में बैठी रही, अपने कमरे में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, है ना। वो बस किसकी प्रतीक्षा कर रही थी कि श्रीकंठ सिंह कब आए और उनको ये सारी बात बताए।
ये घटना घटी है बृहस्पतिवार को, गुरुवार को, और शनिवार को आएंगे श्रीकंठ सिंह। 2 दिन किसी तरह से उसने काटा, क्योंकि उसको किससे उम्मीद थी? स्त्री का किससे उम्मीद होती है? अपने पति से ही ना, उसी घर में वो आई है। अब देखो इसके बाद आगे क्या होता है। वो जब श्रीकंठ सिंह आए तो गांव के लोग सब को ना बड़ा मजा आता है किसी के दरवाजे पर बैठकर बातें करने में। राजनीति पर बात कर रहे हैं, कोई भी बात हो सकता है। भद्र पुरुष उन्हीं को कहा गया, जो लोग होते हैं सभ्य पुरुष, इनको बड़ा आनंद आता है। तो उनको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती, और स्त्रियां बाहर आसानी से नहीं आती थी। तो बाहर सारे पुरुष लाल बिहारी, बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह को पता भी नहीं कि घर के अंदर आनंदी बहुत दुखी है। ये थोड़ा चिंतित जरूर है लाल बिहारी। गांव के लोग आके बैठे बैठे रात के 10 बज गए, तब ये सब जाते हैं। और श्रीकंठ सिंह अब घर में जाने की सोचता है भोजन करने के लिए। जब कमरे में जाने की सोचता है घर के अंदर, तो लाल बिहारी थोड़ा डर जाता है कि अगर भाभी ने बता दिया, अंदर से तो उसे पता है उसने गलत किया है, भाभी ने बता दिया कि उसने क्या किया है, तो भैया तो गुस्सा करेंगे। तो वो सोचता है कि वो पहले वही बता दे, और उसने कहा कि भाभी, भैया को समझा दीजिए। इस तरह से हमें अपने आप को वो बड़े घर का समझती हैं, और क्या हम कुर्मी का हार हैं? कहने का मतलब क्या हम छोटे हैं? हमारा भी मान सम्मान है। श्रीकंठ सिंह ने कहा ऐसा क्या हो गया? तो लाल बिहारी की बात को कौन सपोर्ट करता है? उनकी बात को बेनी माधव सिंह कहते हैं कि हाँ, बहू को समझा दो, इस तरह से बात बड़ों से ही नहीं, पुरुष से इस तरह से बहस नहीं करनी चाहिए। तब जब पिता ऐसा कहते हैं तो लगता है श्रीकंठ सिंह को कि आखिर आनंदी ने ऐसा क्या कर दिया। वो थोड़े से परेशान होते हैं कि जरूर कुछ उसने कहा है, तभी तो पिता और भाई दोनों ही दुखी हैं आनंदी से, है ना। फिर सोचते हैं, फिर वो लोग सब घर में जाते हैं खाना खाने के लिए। आकर जब श्रीकंठ सिंह अपने कमरे में आते हैं, तब आनंदी आनंदी तो इंतजार कर रही है। तब आनंदी यहाँ पर दुखी पड़ी है। सबसे पहले उसने पूछा कि सब ठीक ठाक है। तो श्रीकंठ सिंह जवाब देते हैं और कहते हैं, ऐसा तुमने क्या उपद्रव मचा रखा है कि सभी दुखी हो गए हैं? अब आनंदी 2 दिन से जिसकी प्रतीक्षा में थी कि वो आकर उसके परेशानी को सुनेंगे, वो बिना सुने कमरे में आकर उसे डांट देते हैं, तो वो थोड़ी दुखी हो जाती है ना। फिर उसने एक एक सारी बात बताई कि ये जो है अनपढ़ गंवार लाल बिहारी ने उसके साथ क्या क्या किया। पूरी घटना बताती है कि अपनी भी गलती बताती है कि मायके को उसने कहा तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मायके के बारे में और उसने कह दिया कि इतना तो मेरे यहाँ नौकर खा जाते हैं, और ये बात उसे बुरी लगी और उसने खड़ाऊ चलाकर मारा। अब ये बात सुनते ही, क्योंकि श्रीकंठ सिंह भी पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी। आनंदी का अपमान उनका अपमान है, क्योंकि आनंदी किस रिश्ते से इस घर में है? श्रीकंठ सिंह की पत्नी के, उसकी पहचान इसी से है। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। रात भर वे सोचते रहे कि क्या किया जाए, और सुबह होते वो अपने पिता के पास गए। सिंह अपने पिता के पास आए। बेनी माधव सिंह भी सुन रहा है, और गांव के लोगों को जैसे ही ये बात पता चली कि इनके यहाँ जो हमेशा हमारे घर में अलग नहीं होने देना चाहते थे, सारी स्त्रियां खुश हो गई, है ना। और गांव के लोग किसी न किसी बहाने, कोई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने, है ना, कोई रसीद दिखाने के बहाने, वो वहां चले आए
क्योंकि उनको इनके घर की हर बात जाननी थी कि झगड़ा में हो क्या रहा है। आकर श्रीकंठ सिंह कहते हैं कि मैं इसके साथ, लाल बिहारी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकता, क्योंकि जिस स्त्री के मान सम्मान का उत्तरदायी हूं मैं ईश्वर के दरबार में क्या जवाब दूंगा। मतलब कि कौन सी स्त्री, शादी के समय उसने वादा किया ना कि हाँ उसके मान सम्मान की रक्षा करेगा, तो कहता कि उसका अपमान जिसने किया मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकता। जिसे बड़ों का आदर करना चाहिए, वो अगर बड़ों को चप्पल से मारे, बात कहता, झगड़ा होता तो एक बात थी, इस तरह का कार्य करेगा तो मैं बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। बेनी माधव सिंह घबरा जाते हैं, बोलते हैं ऐसी बात कैसे कहते हो, तुम अपने भाई से, तुम एक स्त्री के लिए अपने भाई से झगड़ा करोगे। तो वो कहता है स्त्री के लिए नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण, है ना। और उसके बाद बाकी जो ये लोग हैं इन्हें बड़ा आनंद आ रहा है सुनने में कि इसके घर में जिसके नीतिपूर्ण गति से पूरे लोग जलते थे कि कभी इनके घर में कोई झगड़ा नहीं होता है, आज इनके घर में भी झगड़ा हो गया। तो वो आनंद लेने के लिए लोग वहां आए हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर पिता ये बात समझ गए कि गांव के लोग आनंद ले रहे हैं, क्योंकि अनुभव है ना, उम्र से, उनकी नजरों से वो समझ गए कि हमारे घर का झगड़ा सुन रहे हैं। तो वो अपने श्रीकंठ सिंह को, अपने बड़े बेटे को शांत करने का पूरा प्रयास करते हैं कि जो तुम चाहोगे वही होगा, उसे माफ कर दो, मूर्ख है वो। लाल बिहारी को उन्होंने मूर्ख कहा, तुम तो बुद्धिमान हो, लेकिन इन्होंने कहा कि मैंने तो निश्चय कर लिया है, आपको अगर वो प्यारा है तो उसे रखिए, नहीं तो मैं रहूंगा, मैं भी जा सकता हूं बाहर। लाल बिहारी को इस प्रकार कहते, लाल बिहारी अब चिंता में आ गया, कुछ कह नहीं रहा है, बस परेशान है। इसे ये बात, पिता की ये बात समझ में नहीं आई कि पिता उससे शांत कर रहे हैं कि गांव वाले ना सुने। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट, ये श्रीकंठ सिंह को कहा गया है। इलाहाबाद में वो नौकरी कर रहा था, ग्रेजुएट है, बीए की डिग्री प्राप्त किया है, तो अनुभव से है नहीं, अनुभव रहित, और अभी गुस्से में है, झल्लाया हुआ, इस बात को समझ नहीं सका कि पिता क्या कह रहे हैं, है ना। और उसने अपनी बात, अंतिम निर्णय सुना दी। ठीक है, गांव वाले आनंद ले रहे हैं मन ही मन। बिहारी ने जब देखा कि भैया अब निर्णय कर लिए, तो अब उसके बहुत पश्चाताप हो रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो दुखी होकर के घर में आता है और अपनी भाभी आनंदी से, कपड़े बदलने के बाद अपनी भाभी आनंदी के पास जाकर क्षमा मांगता है कि भाभी, भैया ने निश्चय किया है कि वे मेरे साथ घर में नहीं रहेंगे, अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मैं मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा, मुझसे जो भी अपराध हुआ क्षमा करना। अब लाल बिहारी का रोना, लाल बिहारी का इस तरह से माफी मांगना, क्योंकि ये बड़े घर की है, ये तुरंत भावुक है, तुरंत इसकी बातों के, इसको रोने रोते देखकर, इसके पश्चाताप को देखकर इसने उसे माफ कर दिया। इसको बहुत मन ही मन गुस्सा आ रहा था कि क्यों शिकायत की उसने, है ना। तब तक वो श्रीकंठ सिंह भी बाहर से आते हैं, लेकिन बिल्कुल लाल बिहारी की तरफ नहीं देखते, मुंह घुमाकर उधर चले जाते हैं। मन ही मन अब आनंदी पछता रही है कि कैसे इन दोनों भाइयों के झगड़े को दूर किया जाए। वो ये नहीं चाहती थी कि अलग हो जाएंगे, वो सोची थी कि श्रीकंठ सिंह उन्हें बस डांटेंगे। आनंदी ने शिकायत तो की थी, लेकिन वो मन ही मन पछता रही थी। कभी लाल बिहारी को कैसे रोका जाए, फिर श्रीकंठ सिंह को भी कहती है कि क्यों झुंझला रहे हो, मान लो और लाल बिहारी सिंह को बाहर जाने से रोक लो, पछताओगे। परंतु श्रीकंठ सिंह बोलते हैं मैं बिल्कुल नहीं उसको माफ करूंगा।
तो लाल बिहारी बोलता है, भैया को प्रणाम बोल दीजिएगा, मैं जाता हूँ, भैया मेरा मुंह नहीं देखना चाहते। और जब वो जाने लगता है तो आनंदी से रहा नहीं जाता है और वो लाल बिहारी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और उसे नहीं जाने देती। अब श्रीकंठ सिंह का भी दिल थोड़ा थोड़ा पसीज गया है, वो भी उसे माफ करने लगे कि जिनके बीच झगड़ा हुआ वही जब आनंदी ने ही माफ कर दिया तो श्रीकंठ सिंह भी माफ कर देते हैं मन ही मन। के अंत में दोनों भाई गले मिलते हैं और तब तक बेनी माधव सिंह भी आते हैं, देखते हैं अपने दोनों बेटों को गले मिलते तो बहुत खुश हो जाते हैं और उनके मुंह से बस यही बात निकलती है कि बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं, बिखरता हुआ घर संभाल लेती हैं। केवल बेनी माधव सिंह ही नहीं, जो लोग वहां तमाशा देखने आए थे वो सब भी एक साथ यही बात बोले कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। तो कौन हुई बड़े घर की बेटी बच्चों? आनंदी। आनंदी को यहाँ बड़े घर की बेटी कहा गया। वो केवल पैसों से बड़ी नहीं थी, वो अपने संस्कारों से भी बड़े घर की बेटी थी, है ना। तो यही लेखक का उद्देश्य है, ये बताना कि कैसे बड़ों के साथ व्यवहार करना चाहिए। एक सामाजिक कहानी उन्होंने रखा है।